बड़ा स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूम काफी नहीं है, एक ग्राफ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप ग्राफ स्कूल में ठीक ठाक बना के आए होंगे, थोड़ा इसका बेसिक मतलब समझते होंगे, है ना। ग्राफ की जरूरत कैसे है, तो एक बार सोच के देखिए कि ये लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट तो हम पहले खेल ही रहे थे, वही है, लेफ्ट है राइट है। लेकिन लेफ्ट और राइट के भी ना बहुत सारे अंतर हैं। एक कैरेक्टर और जोड़ के देखते हैं कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है या सत्ता में आने से पहले उसके जो विचार भी हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है अथॉरिटेरियन, जिसको बोलते हैं अधिकारवादी कह लीजिए, मतलब अथॉरिटेरियन के लिए कई अनुवाद चलते हैं, अधिकारवादी एक अच्छा अनुवाद, या सत्तावादी कह लीजिए। यानी वो पार्टी जब पावर में होती है तो वो पूरी पावर अपने पास करती है और आम आदमी के अधिकार कम कर देती है। और कुछ पार्टीज हैं जो लिबरल पार्टीज हैं कि भाई आम आदमी के अधिकार कम नहीं होने चाहिए, फ्रीडम कम नहीं होनी चाहिए, स्वाधीनता कम नहीं होनी चाहिए किसी के भी। अगर मैं एक शब्द यहां लिख दूं लिबरल, लिबरल का मतलब आम आदमी शांति से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, हमें क्या मतलब, किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने से क्या मतलब है हमें। और दूसरा है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि सरकार में पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, अधिकार की बात मत करो, अगर हम अपने मूड में आ गए ना छोड़ेंगे नहीं, सरकार इस मूड में आ सकती है। अब ये सेंट्रल पॉइंट है। अब चार हिस्से बन गए। यहां वो लोग हैं जो लेफ्ट के हैं पर लिबरल लोग हैं, यहां वो हैं जो लेफ्ट के हैं पर ऑटोक्रेटिक लोग हैं, यहां कौन है, राइट के ऑटोक्रेटिक हैं, और यहां राइट के लिबरल लोग हैं। इससे चीज और साफ समझ में आती है, थोड़ा और खुल के समझ में आती है। मैं तीन चार नाम बोलता हूं, पहले आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे उन नामों के साथ। हिटलर को कहां रखेंगे, राइट में नीचे, और नीचे कहां, यहां, यहां या यहां। वो घोर राइटिस्ट है और घोर ऑटोक्रेटिक है, तो हम कहेंगे कि हिटलर बाबू इस बिंदु पर आगे खड़े होंगे, हिटलर मुसोलिनी इस पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे। ठीक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको माओ को रखना हो, या किम जोंग उनको रखना हो, या स्टालिन को रखना हो, पोल पोट को रखना हो, उन्हें कहाँ रखेंगे। वो लेफ्ट की साइड में आएंगे, नीचे या ऊपर, नीचे, और वो भी एकदम इस चरम बिंदु पर आ जाएंगे। ये माओ भी हो गए, और कौन कौन आ जाएंगे, किम जोंग उन, और कौन थे, स्टालिन है और पोल पोट, ये सब लोग यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब मामला केवल लेफ्ट राइट का नहीं है, हम ये भी समझ सकते हैं इस ग्राफ से कि लेफ्ट और राइट में कोई व्यक्ति किस हद तक ऑटोक्रेटिक हो सकता है। अब भारत के कुछ लोगों को देखना हो, हालांकि नेताओं का नाम बोलने में खतरा बहुत ज्यादा है, पर अब ठीक है, पढ़ने में तो उस खतरे उठाने ही पड़ते, कोई क्या कर सकते हैं इस मामले में। राहुल गांधी को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में, और वो आपको ऑटोक्रेटिक लगते हैं कि लिबरल लगते हैं, लिबरल लगते हैं, तो लेफ्ट बहुत ज़्यादा लेफ्ट नहीं है उनका, तो यहाँ मान लें लिबरल कितने हैं, ठीक ठाक, यहाँ मान लेते हैं करीब, ये हो गए राहुल गांधी। कितना सिंपल ग्राफ है। अब केजरीवाल को रखिए, कहाँ रखेंगे केजरीवाल को, इनका लेफ्ट थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, और लिबरल ये राहुल गांधी से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा लिबरल है, कम है, अभी आपको ठीक से मौका मिला नहीं अभी तो दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है नहीं, अगर होती तब पता लगता कि कितना कोई लिबरल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ आप रख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, लेफ्ट ज़्यादा, लिबरल थोड़ा सा कम राहुल गांधी की तुलना में। अब बताइए नरेंद्र मोदी, राइट के लेफ्ट, राइट में लिबरल या ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, तो राइट में ठीक ठाक राइट मान लेते हैं इधर करीब, कितने ऑटोक्रेटिक हैं, ठीक ठाक हैं, तो लगभग यहाँ मान लीजिए नरेंद्र मोदी। अब बताओ योगी आदित्यनाथ वो इधर आएंगे कि इधर आएंगे, इधर, और नीचे के ऊपर, तो यहाँ करीब मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ को। वाजपेयी जी कहाँ आएंगे, वाजपेयी जी राइट में है, पर लिबरल या इधर, तो राइट, इनका राइट भी थोड़ा सा कम मान लीजिए, लिबरल थोड़ा ठीक ठाक मान लीजिए, यहाँ आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। है, ओवैसी को कहाँ रखेंगे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी को कहाँ रखेंगे, राइट में रखेंगे, लिबरल या ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, मतलब बातचीत से जो लगता है, सत्ता की तब देखेंगे, तो मेरे ख्याल से वो भी यहीं कहीं आएंगे, लगभग बीच में कहीं मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी। और कौन बचा, ममता जी, ममता जी कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट, ऑटोक्रेटिक या लिबरल, ऑटोक्रेटिक में रखेंगे, लेकिन बहुत ऑटोक्रेटिक शायद ना दिखें, हालांकि सत्ता में तो दिखती है, तो कहीं यहाँ रख लें। चलिए, ये हो गई ममता बनर्जी जी। अब सारे नेता समझ में आ गया आप लोगों को कौन कहाँ सेट हो रहा है। अब क्या लगता है, वो एक लाइन काफी थी या ग्राफ ज्यादा ठीक है, ग्राफ ज्यादा ठीक है, एक ग्राफ में समझना चाहिए। और इसी ग्राफ को समझने का एक अंतिम तरीका ये हो सकता है इसी मामले में, असल में ऐसा ग्राफ मुझे बनाना नहीं आता जिसमें 6 पैरामीटर्स फाइनल हो जाए, मतलब 3 पैरामीटर्स पे 2-2 साइड्स समझ में आ जाए, तो हमें फिर 2 ग्राफ बनाने पड़ते हैं।
इसमें ये तो लेफ्ट और राइट ही है, ठीक है। अच्छा, उसमें डीएम के वगैरह ठीक है, आइडिया हो गया आप लोगों को। अब एक चीज और है कि कौन राजनीतिक व्यक्ति या कौन राजनीतिक पार्टी सामाजिक मुद्दों पर कितनी ओपन है, कल्चरल मुद्दों पर कितनी ओपन है या कितनी रिजिड है। तो इसको हम कहते हैं सोशल ओपननेस। कि जैसे कोई नया मुद्दा है, भाई को लिविंग का मुद्दा है, कुछ युवक कुछ युवतियां हैं, वो चाह रहे हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम वैसे साथ रहना चाह रहे हैं, हमारे पर्सनल लाइफ है, आपके बिना बात के फूफा बन रहे हैं। तो कुछ दल कहेंगे ठीक है, हमें क्या मतलब है, तुम्हारी लाइफ है, हम क्यों बिना बात के बीच में आएंगे, आपकी चॉइस है। कुछ कहेंगे अच्छा हमारे होते हुए तुम रहोगे ऐसे। फिर पता लगा शाम को 50 लोग पीट पट के चले गए, ये भी हो सकता है। तो एक अप्रोच ये है जिसमें हम पर्सनल लाइफ को सामाजिक मुद्दों में, राजनीति के लोग मानते हैं कि पर्सनल मामला, हम क्यों बिना बात के बीच में आए। या एलजीबीटी का मामला है, कुछ पार्टी कहेंगे कि हाँ भाई इनके भी अधिकार है, मौका मिलना चाहिए जीवन जीने का। कुछ कहेंगे अच्छा हमारे होते हुए तुम्हें अधिकार मिलेगा, तुम बीमार हो, तुम अप्राकृतिक हो, कुछ ऐसी बात करते हैं। तो एक तरीका है कि हम कल्चरल ओपननेस की तरफ बढ़ें, और एक तरीका है कि हम सोशल रिजिडिटी की तरफ बढ़ें। और रिजिडिटी का मतलब यह है कि समाज में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, कुछ दाएं बाएं हुआ तो इतना पिटाई करेंगे तुम्हारी, ध्यान रखना। ये एक टेम्परामेंट हो सकता है। अब इस टेम्परामेंट पे अगर देखें विभिन्न दलों को रखना हो, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना आता है। हिटलर के बारे में सोचिए, पहले शुरुआत करने के लिए हिटलर सबसे अच्छा पॉइंट होता है। हिटलर समाज को लेकर बहुत मुक्त भाव में रहता था, ओपन रहता था कि भाई जिसको जैसा जीना है जी लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। या वो तो ये कह रहे थे कि जो हमारे जैसा नहीं उसको मार देंगे, हम तो मार ही देंगे। तो रिजिड है बहुत ज़्यादा, है ना। कंजर्वेटिव कहते हैं तकनीकी भाषा में ऐसे लोगों को, पॉलिटिकल साइंस में कंजर्वेटिव एक शब्द चलता है। और वो था राइट के साइड में, रिजिड बहुत ज़्यादा था, हत्या ही कर देता था। तो कुछ कुछ मान लीजिए कि जो हिटलर जैसे लोग आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम रिजिड या कंजर्वेटिव, जहाँ खुलेपन का ज़रा भी स्कोप नहीं है। अगर आपने ज़रा भी चूँ चाँ की ना, बस सीधे गर्दन ही काट देते हैं, बीच की बातें नहीं करते हैं। जो मिडिल ईस्ट के देशों का निज़ाम है, जैसे सऊदी अरब में या ईरान में, जैसे भी हाल ही में हुआ, ईरान में कोई लड़की बिना हिजाब के बाहर निकल जाए तो ईरान की सरकार का जो तेवर है वो तेवर कहाँ आएगा, राइट। इतना एक्सट्रीम नहीं कि हत्या कर देंगे, ये सबको काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हिटलर की तुलना में कम है। तो मान लीजिए कि यहाँ के आसपास ईरान जैसे देशों का जो रिजीम है वो काम करता है। पाकिस्तान जैसे देशों में सामाजिक मामलों में जो पार्टीज काम कर रही हैं, सत्ता काम करती है, उसका नेचर क्या है, ईरान से थोड़ा और कम कर लीजिए, ये पाकिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान कहाँ आएगा, तो ये ईरान के नीचे आ जाएगा। यहाँ ईरान से ऊपर आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान, समझ रहे हो। हाँ। ईरान तो कहाँ खा के बराबरी कर पाएगा भाई। अफगानिस्तान में पार्क में झूले वूले भी झूलना मना कर दिया है, महिलाओं को पार्क में जा नहीं सकती हैं, टीचिंग मना कर दिया, सब कुछ मना कर दिया। ईरान में तो काफ़ी चीज़ें ठीक है, केवल ये कुछ सांस्कृतिक मुद्दों पर झगड़ा है। सऊदी अरब भी लगभग वहीं आ जाएगा। सऊदी अरब में भी हाल ही में क्या एक सिचुएशन हुई है पता है ना आपको। सऊदी अरब का कानून है कि 2 व्यक्ति बिना विवाह के साथ नहीं रह सकते, और रहे तो फिर जेल है। जेल भी अलग अलग है, कहीं सोचे कि जेल में साथ रह सकते, नहीं, जेल भी अलग अलग है, जेल में भी साथ नहीं रहना है। अब रोनाल्डो को सऊदी अरब ने अपनी टीम के लिए खरीद लिया है। रोनाल्डो को लिविंग में है, 5 बच्चे हैं, पर वहाँ यूरोप के समाज का सोचना एकदम अलग है। वहाँ विवाह का उस रूप में स्वीकार्यता नहीं है जैसी हमारे देश में है। अब वो पति पत्नी की तरह ही है, 5 बच्चे भी उनके हैं, लेकिन उसकी जिद है कि विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए विवाह संस्कार वैसा नहीं है जैसा हमारे देश में होता है। अब सऊदी अरब की सरकार परेशान है, तो उसने कुछ दिन पहले व्यवस्था निकाल दी है कि आप आ जाइए, हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम अरेस्ट नहीं करेंगे आपको। और अब धीरे धीरे वो उसी मूड में आ गए कि कानून है और उसका उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। ये लिबरल होने का पहला लेवल होता है। कानून तो होता है पर उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। ये पहला तरीका है लिबरल होने का। तो राइट में होना और सोशल मामलों में रिजिड होना एक तरीका ये हो सकता है। जो लेफ्ट के लोग हैं, जैसे कम्युनिस्ट लोग हैं, जैसे मान लीजिए चाइना है, यूएसएसआर था, उसे कहाँ रखेंगे उनकी सरकारों को। देखिए पिछली बात थी इंडिविजुअल लिबर्टी, राज्य की तुलना में, सरकार की तुलना में। सरकार अधिकार देगी या नहीं देगी, राज्य के खिलाफ अधिकार मिलेगा या नहीं, फंडामेंटल राइट मिलेगा या नहीं। अब मामला है उनकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ। सिंपल सी बात है, चाइना में अगर 2 व्यक्ति साथ रहना चाहें, प्यार मोहब्बत में आपस में रहना चाहें, क्या चीन की सरकार को इस बात से फर्क पड़ेगा, या चीन की सरकार पीटेगी उन लोगों को? फर्क नहीं पड़ेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मानते हैं कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आमतौर पर सरकारें जो होती हैं काफ़ी ओपन होती हैं। टॉप पे तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप मान सकते हैं कि यूएसएसआर और चाइना जैसे देशों में, मैं नॉर्थ कोरिया नहीं बोल रहा हूँ भाई,
वहाँ तो किम जोंग उन की मर्जी का मामला है, उसको ठीक नहीं लगा तो फिर तोप के सामने खड़ा करवा देगा। वहाँ तो आर्बिट्रेरी बहुत ज़्यादा है, रैंडम बहुत ज़्यादा है। लेकिन चीन में, यूएसएसआर में पर्सनल लाइफ लोगों की जो है, हाँ बस धार्मिक काम करेंगे तो पिटेंगे, वहाँ धर्म की आज़ादी नहीं है। लेकिन बाकी मामलों में आपको किसी से प्रेम है, दोस्ती है, इन सब मामलों में सरकार बीच में नहीं आती है। आप अपनी कल्चर को कोई गतिविधि करना चाह रहे हैं जिसका राज्य से कोई विरोध नहीं है तो बीच में नहीं आएंगे, छोड़ देंगे आपको भी, ठीक है कर लीजिए। यूके जैसे देश आमतौर पे कहाँ होंगे? यूके जैसे देश राइट में आते हैं, हालांकि आजकल सेंटर राइट में ही है, बहुत राइट में ही, लेकिन पर्सनल फ्रीडम कम है या ज़्यादा है? तो यहाँ आ जाएंगे यूके, यूएसए, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब देश कि वो हैं राइट में, और उनका राइट भी ऐसा एक्सट्रीम राइट नहीं होता क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, स्कूल हो, एजुकेशन के बाकी हो, हेल्थ हो, ये सब चीज़ें राज्य की ओर से हर व्यक्ति को लगभग निःशुल्क मिलती हैं, तो इसलिए लेफ्ट का टच भी कम नहीं है। पर हाँ, क्योंकि पूंजीवाद के समर्थक हैं तो राइट की तरफ में उनको जनरली रखते हैं हम लोग। लेकिन सोशल ओपननेस के मामले में उन समाजों में, उन देशों में चीज़ें बहुत आगे चली जाती हैं। ठीक, कोई ऐसा सोच पा रहे हैं आप जो लेफ्ट में हो और सोशल मामलों में रिजिड हो बहुत ज़्यादा? मेरे ख्याल से अगर होगा तो कोई रैंडम एग्जाम्पल के तौर पर आप केवल किम जोंग उन जैसे लोगों को रख सकते हैं, वो भी रैंडम तरीके से, किसी खास मुद्दे में हो जाए तो हो जाए। लेकिन लेफ्ट की विचारधारा में सामान्यतः सोशल रिजिडिटी का स्कोप बहुत दिखता नहीं है। अब भारत में आ जाइए, भारत में अगर कांग्रेस को रखना हो तो कहाँ रखना चाहेंगे? पहले ही तय हो चुका, लेफ्ट में रखेंगे लगभग इस लेवल पे। वो सोशल ओपननेस और सोशल रिजिडिटी को लेकर किस तरह दिखेगी आपको? ओपननेस में बहुत ओपन नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। आप कह लीजिए कि ये राहुल गांधी या कांग्रेस सामान्यतः इस लेवल पर आ जाएगी, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा सोशली ओपन, और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की भाव नहीं होगा। लेकिन यदि हम राइट विंग की बात करेंगे, जैसे बीजेपी की बात करेंगे, तो बीजेपी राइट में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। वो सोशल ओपननेस बहुत ज़्यादा है या कंजर्वेटिव अप्रोच ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पर कंजर्वेटिव ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ और दलों की तुलना में शायद कम होगा। शिवसेना फिर यहाँ आ जाएगी, एमएनएस शायद यहाँ आ जाएगी, लगभग यहीं AIMIM आ जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ, पूरी बात का सार क्या है, पूरा समझने का भाव ये है कि जब भी हम पॉलिटिक्स में लेफ्ट या राइट की बात करते हैं, दरअसल लेफ्ट और राइट की बात करना एक बहुत ही नाकाफी तरीका है बात को समझने का, क्योंकि उससे कंसेप्ट क्लियर होता नहीं। तो जब भी आप किसी पार्टी की बात करें, जैसे कांग्रेस की बात करें, 3 पर्सपेक्टिव दिमाग में रखिए। पहला ये कि वो लेफ्ट है कि राइट है, और लेफ्ट में भी आप चाहें तो सेंटर लेफ्ट, फार लेफ्ट का मतलब बहुत ज़्यादा लेफ्ट में है। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस जो है, पहली बात है कि वो सेंटर लेफ्ट की पार्टी है। दूसरी बात, जब हम राज्य की बात करते हैं, सत्ता के बारे में बात करते हैं, तो वो सामान्यतः लिबरल पार्टी है या ऑटोक्रेटिक पार्टी है? सामान्यतः लिबरल है, तो थोड़ी सी लिबरल पार्टी है। और जब हम करें कि सामाजिक मामलों में, जैसे LGBT के राइट्स हैं, जैसे तलाक को लेकर लोग चाहते हैं कि हमें तलाक की व्यवस्था मिलनी चाहिए, हमें को लिविंग की व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो भी नए अधिकारों की मांग होती है समाज में, उनको लेकर जनरली वो ओपन है या क्लोज है, तो हम कहेंगे कि ओपन है थोड़ी बहुत। तो ये जो कुंडली बनी, ये बन गई कांग्रेस की कुंडली। कुंडली ऐसी बनती है पार्टी की। फिर यदि हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तुलना में लेफ्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको लेफ्ट लिखेंगे, सेंटर लेफ्ट नहीं लिखेंगे। फिर हम कहेंगे कि यहाँ जो है कि वो लिबरल है कि ऑटोक्रेटिक है, कांग्रेस की तुलना में ऑटोक्रेटिक है, पर अभी बहुत देखा नहीं हमने, सरकार उनकी पूरी पहली बार बनी है पंजाब में, तो कुछ दिनों में दिखेगा। तो हम फिलहाल नॉट स्पेसिफिक कह देंगे कि अभी देखना बाकी है, कुछ समय पता लगेगा। और यहाँ हम कह देंगे कि ये भी आमतौर पर ओपन पार्टी है, इसको बहुत मतलब इस बात से नहीं है कि लोग कैसे जीते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे पे अगर कोई 2 लोग आपस में बात करते हुए दिखें, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग पीटेंगे नहीं उनको जाके, क्योंकि वो ओपननेस को मानते हैं, है ना। तो ये ओपननेस का एक लक्षण हुआ। फिर यदि मैं पूछूं कि CPI या CPIM को कर लीजिए, वो लेफ्ट है या फार लेफ्ट है? वो फार लेफ्ट हो जाएगी। सब लेफ्ट है लेकिन ये फार लेफ्ट हो गई। और ये आमतौर पर इनकी जो सत्ता होती है, लिबरल होती है, ऑटोक्रेटिक होती है? ऑटोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेटिक। इस मामले में ओपन रहते हैं, बहुत मतलब नहीं होता कि आम आदमी अपनी जिंदगी में क्या करता है, पर्सनल सोशल मामलों में दखल ज़्यादा नहीं देते हैं। अब CPI-ML की बात करेंगे तो ये मामला थोड़ा सा डिग्री और बढ़ जाएगी, ये फार लेफ्ट हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। अब अगर दक्षिण पंथ की ओर आएँ, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी राइट हो जाएगी। वो ऑटोक्रेटिक और लिबरल बेस क्या होगी? ऑटोक्रेटिक की तरफ आएगी। और यहाँ ओपन होगी या उसका मन करेगा कि थोड़ा रिजिड सिस्टम रहे, रिजिड सिस्टम की तरफ बढ़ेगी। अगर शिवसेना की ओर बढ़ें तो ये राइट रहेगा या फार राइट हो जाएगा? फार राइट हो जाएगा। और ये लक्षण उनमें भी वैसे ही दिखेंगे। और इस तरह से जितना राइट विंग में और आगे बढ़ेंगे, ये लक्षण थोड़े से और बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से हम किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे प्रकरण का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग मिलकर एक पार्टी के पक्ष में प्रचार करें। हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हम समझें
कि कैसे समझते हैं पॉलिटिक्स को, और फिर अपने हिसाब से सोचें कि हम किस साइड खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। तो मेरी बात लगभग पूरी हो गई है। अब आपके जो भी सवालात हैं पूछिए और उस पर बात आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम दिनेश है सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ब्राज़ील में अभी संसद पे हमला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या हम उसको दक्षिणपंथी कह सकते हैं सर? देखो, ब्राज़ील में जो हमला हुआ, बोल्सोनारो वहाँ के प्रमुख थे। बोल्सोनारो की अप्रोचेस हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बहुत नज़दीक हैं। दोनों दक्षिणपंथी पार्टी से आते हैं। दोनों की पर्सनैलिटी की बहुत महिमा दोनों देशों में होती है। तो वो क्योंकि राइट विंग के ही व्यक्ति थे, तो जैसे ट्रंप के साथ हुआ, ट्रंप भी राइट विंग वाले व्यक्ति हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन्स को आजकल राइट मानते हैं, डेमोक्रेट्स को लेफ्ट मानते हैं। इंग्लैंड में लेबर पार्टी लेफ्ट है और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो राइट है। जनरली ऐसे माना जाता है। कुछ अल्ट्रा राइट पार्टीज होती हैं, अल्ट्रा लेफ्ट भी होती हैं, लेकिन जनरली है। तो ट्रंप जब हारे तो जो कैपिटल हिल में अमेरिका में हुआ, लगभग उसी का रिपीटेशन ब्राज़ील में हमें देखने को मिला है। क्योंकि वो राइट विंग के नेता की हार के विरुद्ध हुआ है, तो ये एक राइट विंग का ही एक्शन माना जाता है। इसको लेफ्ट विंग का मानने का मतलब है नहीं। मतलब अगर किसी ऐसे देश में हो जहाँ लेफ्ट वाला आदमी हार जाए, फिर ऐसा हो तो उसको लेफ्ट विंग का एक्सट्रीमिज्म माना जाएगा। तो राइट विंग का ही मामला ये वाला है। और बोल्सोनारो की अप्रोच काफ़ी हद तक आप देखेंगे, वो इंटरनेशनल कंपैरिजन जब होते हैं तो मोदी जी का कंपैरिजन अक्सर बोल्सोनारो से होता है कि दोनों देशों में राइट विंग में बहुत गहरी पकड़ जिन नेताओं में है। कुछ हद तक तुर्की में जो अर्दोगन है उनको भी लगभग इस तरह का नेता मानते हैं कि राइट विंगर और जनता में गहरी एक पहचान, गहरा समर्थन। ठीक है, बैठिए। नमस्ते सर, मेरा नाम नवनीत दुबे है। मेरा सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि किसी भी एक यूथ की अपब्रिंगिंग का पॉलिटिकल थॉट आइडियोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो भाई, हम लोग जो नई पीढ़ियां हैं, आमतौर पर उनसे राजनीति की बात करो तो बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, हम इसमें नहीं जाएंगे। फिर मेरा स्टैंड भी खुद को लेके ही है, पर ये नहीं गंदी चीज़ है। मुझसे कोई पूछे कि राजनीति में आपको आना चाहिए, मेरा उत्तर क्या है कि राजनीति मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है। मेरा स्वधर्म वो है नहीं कि मैं उसमें अच्छा काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं उससे बचता हूँ। लेकिन कोई अगर ये कहे कि राजनीति बुरी चीज़ है इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तो ये एक तरह से पलायन का मामला है। बुरा है तो उसको साफ करने के लिए जाओ भाई। खाली साफ साफ चीज़ों में क्यों रहोगे हमेशा? बुराई को दूर करना भी तो जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी समाज की नियति जिस चीज़ से तय होती है उसमें सबसे बड़ी शक्ति राजनीति है। भारत में जैसे बिजनेस की दुनिया में अडानी बहुत बड़े ताकतवर आदमी हैं, अंबानी हैं, टाटा हैं, लेकिन जितनी ताकत ये तीनों मिलकर भारत को बदलने पर लगाएंगे, शायद उतनी ताकत अकेले नरेंद्र मोदी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, लेजिटिमेसी है। क्योंकि आप संसद से एक एक्ट पास करवा सकते हैं तो आपकी पावर इतनी ज़्यादा है जितनी कोई भी पैसे वाला आदमी कुछ भी करके इकट्ठी नहीं कर पाएगा। तो राजनीति हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? पहली, कम से कम राजनीति को ठीक से समझें, उसे खारिज ना करें, दूर ना भागें, समझें, सारे दलों का अंतर समझें, राजनीतिक प्रसंगों में रुचि लें, अपनी एक राय बनाएं, अपनी तार्किक राय से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करें, उनको थोपे नहीं, लेकिन हाँ बातचीत करें, गहरी बातचीत करें, ताकि समाज में चर्चाएं हो राजनीतिक। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण। तो जब लोग राजनीति को गहराई से समझेंगे तो उनका वोट देने का तरीका बेहतर होगा। और जब समाज के सब लोग सोच समझकर वोट डालेंगे तो सरकारें बेहतर बनेंगी, सरकारें बेहतर बनेंगी तो हम सबकी ज़िंदगी और बेहतर होगी। इसलिए अगर यूथ ये कहे कि ना हम तो रील बनाएंगे, ना हम तो शॉर्ट बनाएंगे, हमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, वो समझ नहीं रहे कि रील भी इसलिए बना पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स ठीक चल रही है। नॉर्थ कोरिया में होते रील भी ना बना पाते। इसलिए सरकारें ठीक रहें, ये काम हम सबका है। निदा फाजली का एक बहुत प्रसिद्ध शेर, दोहा है, बल्कि शेर तो नहीं दोहा है। मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। आप इसका कुछ और मतलब समझ नहीं लग रहा है। मैंने क्लास में बच्चों को सुनाया एक बार, तो उन्होंने क्या क्या मतलब निकाल लिया इस बात का, बड़े खराब खराब मतलब निकाले। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और 22, 24, 25 साल के बच्चों का वैसे ही हार्मोन्स अलग लेवल पे बह रहे होते हैं। तो मैंने क्लास में पूछा, मैंने कहा अच्छा इस दोहे का मतलब बताओ। मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। इसका मतलब दरअसल ये है कि तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग ताकतवर बन के राजा बन गए और हमारा शोषण कर रहे हैं। उन बच्चों ने क्या बोला? तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। तो ऐसे ऐसे उपद्रवी किस्म के लोग समाज में है कि किसी अच्छी बात का कितना खराब मतलब निकाल लेते हैं। क्या बोले उन लोगों को। चलिए, आप समझ गए कि आप अपने काम में मसरूफ थे, मैं अपने काम में मसरूफ था, इसलिए कोई गलत व्यक्ति सत्ता में ना आ जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मेरा नाम राजदीप है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर हम किसी एक लैंग्वेज को कंसिडर करें, एक्स मान लेते हैं, और वो नेशनल लेवल पे मेजॉरिटी में है लेकिन स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी में है, और अगर उस लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग स्टेट लेवल पे कोई मूवमेंट शुरू करते हैं, उनके दो मोटिव्स हैं। पहला मोटिव ये कि बताना कि वो लैंग्वेज सुपीरियर है, और दूसरा मोटिव कि वो चेंजेस चाहते हैं अपने स्टेट में। तो ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होगी या राइटिस्ट आइडियोलॉजी होगी? इसको रायता मान लीजिए आप, बेसिकली जो आपने फैला दिया है कि अब
एक समाज जिसकी भाषा एक राज्य में माइनॉरिटी में है, उसने आंदोलन किया और उसके दो पक्ष हैं। एक तो वो चाहते हैं उनके पक्ष में कुछ कदम उठाया जाए जो कि जेन्युइन है, उतना लेफ्ट है, और अगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी भाषा दुनिया की सबसे महान भाषा है, ये राइट वाला एलिमेंट है। तो जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक ही व्यक्ति में राइट और लेफ्ट दोनों साथ साथ चलते हैं, और हम सब जो हैं हम राइटिस्ट भी हैं लेफ्टिस्ट भी हैं। आप कुछ मुद्दों पर पाएंगे कि आपका मन करता होगा धर्म भाषा के समर्थन में खड़ा हो जाऊँ, कुछ मुद्दों पर आपका मन करता होगा कि नहीं जो अन्याय है दमन है उसके विरुद्ध खड़ा हो जाऊँ। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दो अलग व्यक्ति नहीं होते, कई बार एक व्यक्ति के भीतर दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं और लगभग सबके अंदर चल रही होती हैं। हाँ, यदि आप ज़्यादा लेफ्टिस्ट हैं तो आपको लेफ्टिस्ट मान लेंगे लोग, आप ज़्यादा राइटिस्ट हैं तो राइटिस्ट मान लेंगे। मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ, पर मेरे बहुत सारे दोस्त पॉलिटिक्स में हैं जो घोर राइटिस्ट लोग हैं। 2-3 को मैं जानता हूँ जो टीवी पे भी देखते हैं और ऐसे राइटिस्ट माने जाते हैं कि उनको देख के लगता है कि आग ना लगा दे अभी। जब वो अकेले में बात करते हैं तो उनके अंदर ठीक ठाक लेफ्ट नज़र आता है, पर वो माइक पे ऐसा बोल नहीं सकते। और कई ऐसे लेफ्टिस्ट हैं दिन भर लेफ्टिस्ट है, शाम को मंदिर में चले जाते हैं क्योंकि पर्सनल लाइफ है भाई, क्या करें। तो एक ही व्यक्ति जो दिखता है लेफ्ट या राइट में, हो सकता है कि उसके अंदर दूसरा एलिमेंट भी ठीक ठाक मात्रा में हो जो उतना विजिबल नहीं होता है। निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो हर आदमी में होता है लेफ्ट, सेंटर और राइट, इस तरह से समझो। तो आप भी वही है, और वो समूह भी वो लेफ्ट और राइट की बात साथ साथ कर रहा है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ये कहें कि मुसलमान है तो ये हक है, वो हक है, हमारा ये शान है, हमारी कल्चर है, हम अपने कल्चर पे हमला सहन नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे, यहाँ तक राइट है। अगर वो ये कहें कि हमारे राज्य में मुसलमानों की शिक्षा सामान्य शिक्षा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, यह लेफ्ट हो जाएंगे। कश्मीर में हिंदुओं का समर्थन करने वाली पार्टी भी इसी तरीके से काम करेगी। माइनॉरिटी हैं, अधिकार कम मिले हैं, वो चाहिए तो लेफ्ट का मामला है, लेकिन धर्म की प्रतिष्ठा का मामला है तो राइट का मामला है। और कई बार ये चीज़ें उतनी डिफरेंस में होती नहीं है जितनी हम सोचते हैं, साथ साथ चल रही होती हैं, एकदम साथ साथ। ठीक है जी। So my name is Priya. सर मेरे को ये पूछना था कि आपने शुरू किया था कि these are the ideologies which are based on status of relative deprivation. So relative is a word which is very subjective and very mind dependent. And फिर उसके बाद आपने continuum की बात की and first पहले dichotomy and continuum. But what I think कि even the person who is through your example of Periyar or Naikar, the person who is feeling deprived may be a leftist today but may become a rightist when he is affluent. तो मतलब my question is not something political but inclining more towards human nature. Why there is even a need to categorize things? Like why do we even like continuum में भी कर रहे हैं but still we are classifying things. So your question is why do we need to classify Either different? dichotomy या फिर classification, but why? Why classification? This is a basic question, है ना? And basic argument is when someone becomes successful, then he becomes rightist or maybe slightest. वही जैसे तिलक ने बोला था today's extremist may become moderate tomorrow. Yes, yes, yes. क्लासीफाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने समाज को समझने के लिए हमारा जो माइंड है, जब तक चीज़ें क्लासीफाइड फॉर्म में हम समझ नहीं पाते हैं। सो इन ऑर्डर टू पुट थिंग्स इनटू लॉजिकल ईज फॉर एवरीवन वी हैव टू क्लासीफाई थिंग्स, एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन कंपेयर डिफरेंट थिंग्स। सपोज इन अ इलेक्शन आई एम सपोज टू वोट A, B और C. In the democracy like we have, it's not possible for anyone to know personally every candidate. How can I know? In the election of Lok Sabha, let us suppose A, B, C, 3 candidates are in the contesting election, and I'm supposed to vote them. And I don't know any of them personally. Now I have to decide who can be the good candidate. I'll decide only on the basis of the perceptions. And perception of individual will not be a good choice for democracy. Good choice will be the perception of his political affiliations, his ideology. And ideologies can be so different, but when we know we have 3 basic ideas, left, right, and center. And since most of my ideas belong to centrist ideology, and this person also belongs to a party which is believed to be a centrist party, so this person will represent my ideas at the maximum level when he goes to the Lok Sabha. So this is the only way we can compare between different parties and individuals, and then we can decide our voting pattern. So this is must. Academics में एक लेवल के बाद हम सोच सकते हैं कि क्लासिफिकेशन की जरूरत है क्या है, पर मामला सिर्फ एकेडमिक्स का नहीं है ना, मामला आम आदमी का है। आम आदमी को आप सिर्फ इतना समझाएं कि भाई बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी एक ही तरह से सोचते हैं, तो उनके लिए आसान हो गया समझना। फिर आपने कहा कि जो सपा है और जो राजद है इनका एक तरीका है, बात आसान हो गई कि वो ओबीसी बेस से पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस जो है वो कोशिश करती है कि एसिमिलेट करे सबको, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को एसिमिलेट कर लें, बात समझ में आ गई। बीजेपी जो है वो हिंदू राइट विंग पार्टी है, बात समझ में आ गई। जब तक क्लासीफाई नहीं करेंगे हम चॉइसेस कैसे अपनी बनाएंगे? ये वैसे ही है कि फ़ोन एप्पल का है कि सैमसंग का, ये भी क्लासीफाई करते हैं तभी चॉइस बन पाती है। सो इन ऑर्डर टू चूज
वी नीड टू हैव क्लासिफिकेशंस। और ये बात आपकी सही है कि जब कोई शुरू में रिलेटिव डिप्राइवेशन फील करता है, बाद में हो सकता है कि ना करे, या रिलेटिव तो बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, सब्जेक्टिव सच में, मैंने इसलिए शुरू में ही कहा कोई भी टेररिज्म इसी फीलिंग से पैदा होता है कि हमारी कम्युनिटी रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, पर वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड की फीलिंग है, एंड फीलिंग इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, सो इट कैन बी सब्जेक्टिव। समटाइम्स यू आर रियली डिप्राइव्ड एंड यू हैव द फीलिंग, समटाइम्स यू आर नॉट डिप्राइव्ड बट समहाउ यू डेवलप द फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड। जैसे छोटे बच्चों में ही होता, दो बच्चे घर में हैं, एक को थोड़ा फुसला के ना समझा दीजिए कि देख तुझे डांट ज़्यादा पड़ती है घर में क्योंकि तुझे नाली के पास से उठा के लाए थे और वो उनका अपना है। अब 2-3 बार बोल दीजिए उसको, अब उसको घर की हर चीज़ वैसी दिखने लगती है। उसके बाद एक दिन इसने खाना ठीक से नहीं खाया, डांट पड़ गई, बस समझ में आ गया मुझे। तो अब ये फीलिंग है, सिर्फ रियलिटी नहीं है, पर ये फीलिंग चेक ना हो तो हो सकता है कि फीलिंग पता नहीं किस लेवल तक चली जाएगी। तो कई आंदोलन उस फीलिंग से पैदा होते हैं जहां डिप्राइवेशन है ही नहीं, पर कई जगह डिप्राइवेशन भी होता है, फीलिंग भी होती है, कई जगह डिप्राइवेशन है, फीलिंग नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि खूब डिप्राइव्ड हैं लेकिन फील ही नहीं करते, उसको नियति मान लेते हैं, डेस्टिनी है, मस्त रहते हैं। तो सोशल मूवमेंट्स की कहानी एकदम अलग पैरामीटर पे चलती है। ठीक है, बैठिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम हेमंत है। सर पूरे देश में कई लोग मतलब बहुत सारे लोग वंचना का शिकार हैं, किंतु ऐसा क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी भारत की है वो उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही है और वो सभी लोग अन्य पार्टियों से ही किसी तरह जुड़े रह जाते हैं और भारत में मतलब वामपंथ एक बौद्धिक विचार विमर्श बन के रह गया है और व्यवहार में कहीं नहीं। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी भारत में अच्छा नहीं कर पाई, इसके कई फैक्टर्स हैं। एक तो उनकी ये गलती कि वो यूरोपियन तरीके से भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते रहे कि हम गरीबी को फोकस में रख के बात करेंगे। भारत में जो परेशान लोग हैं उनको गरीबी से ज़्यादा परेशानी जातीय उत्पीड़न से रही है, लैंगिक उत्पीड़न से रही है, धार्मिक मामलों में हो सकता है रही हो। और आप केवल ये कहेंगे कि तुम गरीब हो वो अमीर है, तो वो पैरामीटर भारत के आदमी को उतना समझ में नहीं आता है। इसलिए भारत में सीपीआई सफल नहीं हो पाई। सीपीएम सफल हुई केरल में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में। ये तीनों राज्य वो हैं जहाँ पर हिंदू धर्म का प्रभाव उतना नहीं है जितना उत्तर भारत में दिखता है। जैसे उत्तर प्रदेश में दिखेगा, गुजरात में दिखेगा, वैसा प्रभाव नहीं दिखता है। भारत में जो वामपंथ सफल हुआ वो वाला वामपंथ है जिसने भारतीय समाज के मुहावरों को अपने साथ जोड़ा। जैसे बीएसपी है, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जैसे डीएमके है, जैसे एआईएडीएमके है, ये सब सफल हुए, खूब सफल हैं। फिर दिल्ली, क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, यहाँ जातीय और धार्मिक पहचान का उतना महत्व नहीं है, यहाँ गरीबी के नाम पे आम आदमी पार्टी के लेफ्ट चल पड़ा। आम आदमी पार्टी आप देखेंगे कि बाकी राज्यों में उतनी सफल नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। पंजाब में जो हुई है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं पंजाब के पीछे, लेकिन जहाँ जहाँ धर्म केंद्र में होगा, आमतौर पर धर्म और जाति से बटे हुए समाज में आम आदमी पार्टी को उतनी बड़ी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि केवल आर्थिक बेस पर आप उतना वोट बैंक नहीं जुटा पाएंगे। तो भारत में वो वामपंथ सफल हुआ जिस वामपंथ ने गरीबी के साथ वंचन के उन मुहावरों को जोड़ा जो भारत के आदमी को ज़्यादा परेशान करते हैं, और वो खत्म नहीं होने वाला है, ये चलता ही रहेगा। जब 2004 में सरकार बनी कांग्रेस की, यूपीए की, और 2009 में फिर बन गई, तो कई लोगों ने कहा कि अब बीजेपी खत्म हो गई। ऐसे कोई खत्म नहीं होता है। 14 में बीजेपी की सरकार बन गई, 19 में बन गई, 24 में भी ऐसा माना जा रहा है कि बन जाएगी। इससे लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस खत्म। कोई खत्म नहीं होता है। ये सब अंतरधाराएं बनी रहती हैं, और जब समाज का मूड चेंज होता है तो नई पार्टी सत्ता में आती है, सामान्य रूप से बना रहता है। ना लेफ्ट खत्म होने वाला है, ना राइट खत्म होने वाला है, ना लेफ्ट और राइट का रायता जो बनता है वो खत्म होने वाला है। ये सब चलता रहेगा, नए नए मुहावरे आएंगे और समाज उसी गति में आगे बढ़ेगा। हाँ, अभी दुनिया भर में राइट विंग का प्रभाव ज़्यादा है, ये बात सही है। चाहे आप इंग्लैंड को देखें, चाहे अभी ब्राज़ील में जो सत्ता थी उसको देखें, भारत है ही, और भी कई देशों में आपको ऐसा दिखेगा। अमेरिका में डेमोक्रेट सत्ता में ज़रूर हैं, राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन सत्ता में है, लेकिन अभी जो वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसमें रिपब्लिकन्स का बहुमत हो गया है फिर से। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब लोकसभा, वहाँ की लोकसभा में रिपब्लिकन्स फिर बहुमत में आ गए हैं। वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है, यहाँ तो लोकसभा से ही हो जाता है ना, जिससे संकेत निकाला जा रहा है कि अब जब 2024 में इलेक्शंस होंगे तो हो सकता है कि फिर वापस डोनाल्ड ट्रंप या जो भी उस पार्टी से आएगा सत्ता में आ सकता है। ये भी राइट विंग के पक्ष की बात ही है। तो अभी दुनिया भर में, इजराइल में देखिए फिर से नेतन्याहू आ गए हैं, तो राइट विंग का जलवा इस समय दुनिया में दिखता है। समय समय की बात है, कभी कभी लेफ्ट विंग अचानक हावी हो जाता है, कभी राइट विंग हावी हो जाता है। नमस्कार सर, मेरा नाम अरविंद है। सर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में लामबंद करना। हाँ। उसके लिए वो जाति, धर्म, राष्ट्र जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन राजनीतिक दलों को विचारधारा के रूप में मतलब विचारधारा आधारित बताना कहाँ तक तार्किक? हाँ, तो जाति का सम्मान करूं यही मेरी विचारधारा है, इसमें क्या दिक्कत है?
मैं राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा मानता हूँ, उसमें कहाँ दिक्कत है? जैसे सर, जैसे बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी पार्टी अगर जैन के मुद्दे पे है, सिख के मुद्दे पे तो बहुत धर्मनिरपेक्ष नजर आती है। आयुष्मान योजनाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन SC/ST जो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसको उन्होंने संसद से पलट दिया, तो वहाँ पे वो बहुत वामपंथी नजर आते हैं। मतलब ये मेरे कहने का तर्क है कि उनकी सुविधा के अनुसार, मेरा जो तर्क का याद है, वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी विचारधारा तय कर लेते हैं या अधिक से हाँ। अधिक लोगों को लामबंद कर सकें। ये तो हर पार्टी के साथ है। हर पार्टी को कुछ इरादे हैं कि हम सत्ता में आके ये करेंगे, उसके लिए शर्त है कि सत्ता में आए। सत्ता में आने के लिए समाज का एक ठीक ठाक वोटर परसेंटेज चाहिए पक्ष में। वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ मुहावरे गढ़ने पड़ेंगे, और मुहावरे जो गढ़े जाएंगे उसको विचारधारा कहा जाएगा। तो हर पार्टी अपने हिसाब से ये देखे कि हमारा वोटर्स का बेस बढ़ेगा या कम होगा, तय करती है कि इस मुद्दे पर मेरा क्या स्टैंड होना चाहिए, और ये हर पार्टी के साथ है। इसी को विचारधारा कह देते हैं। तो विचारधारा में थोड़ा बहुत वो डेविएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने से बचते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका बेस खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई धर्म आधारित विचारधारा है, कोई राष्ट्र आधारित विचारधारा है, कोई दलित आधारित विचारधारा है, कोई OBC बेस्ड विचारधारा है, इसमें कहाँ कोई समस्या है। विचारधाराओं के अलग अलग तत्व हैं सबके पास। हम ये नहीं कह सकते कि धर्म है तो विचारधारा नहीं है। धर्म पे आधारित विचारधारा है, ये कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सर मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है सर। सर मेरा ये नक्सलवाद अभी तक हमारे देश में इतना एक समस्या बन के बना हुआ है सर। हमें वो लगता है कि ये वामपंथी ज़्यादा वो नज़दीकी रखता है सर, लेकिन इसका समाधान के लिए क्या उन लोगों के विचार में अभी तक समाधान योजना सरकार चलाई थी सर, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा कि वो नक्सलवादी में कोई हो रहा है उसका लेकर के। बीजेपी वाले सर बोल रहे हैं कि मतलब ये नक्सल की लेकर जड़ से समाप्त कर रही है वो करके, लेकिन सर हो सकता है सर अगर उनको हम विकासात्मक अगर जो वंचना से वंचित है सर, उनको अगर मुख्यधारा से लाएँ अपने वो करके, तो सर क्या नक्सलवादी को रोका नहीं जा सकता सर? नक्सलवाद अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इस पर विस्तार में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी संकेत ये कर दूं। आपने कहा कि नक्सलवाद के लोग वामपंथ से जुड़े हैं और अगर विकास करें ठीक से तो उससे समाधान हो सकता है। ये एक बहुत बेसिक समाधान है जो दुनिया की हर सरकार जानती है, हर प्रशासक भी जानता है इस बात को। लेकिन जब आप ज़मीन पे जाके समाधान करने का प्रयास करते हैं, उससे 50 कॉम्प्लेक्सिटी सामने आती हैं जो अभी यहाँ पर बैठ के समझ में नहीं आती हैं। इससे ये कहना कि हम डेवलपमेंट ठीक से करेंगे तो नक्सलवाद ठीक हो जाएगा, ये किताबी बात है जो UPSC में आंसर्स में लिखी भी जाती है, पढ़ाई भी जाती है। जब आप रियलिटी में जाते हैं, चीज़ें उतनी आसान नहीं होती हैं, बहुत पेच होते हैं। सरकार का ये कहना कि नक्सलवाद खत्म होने के आसपास है, ऐसा कई सिविल सर्वेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ऐसा संकेत किया है। मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता कि विचारधारा के रूप में वो कितना मौजूद है, लेकिन जब इस पर एक पूरी बात करेंगे मार्क्सवाद पे, उसमें नक्सलवाद का जिक्र भी करेंगे, और जो लेटेस्ट मूवमेंट्स हैं कितना कंट्रोल हुआ वो बात भी करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे बात को, और सब ठीक रहा तो जल्दी फिर मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।